हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी बिल्ड करने वाले लोगों को कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए, या उनको पीसी कंपोनेंट जब सेलेक्ट करते हैं तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप बहुत सावधानी से उसको बिल्ड करोगे। एंड आप मे भी उन लोगों में से हो जो एक पीसी को 2 से 3 साल चलाए। तो जिस चीज़ को तुम 2 से 3 साल चलाने वाले हो, तुम्हें उसकी केयर एंड तुम चाहोगे कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से बिल्ड हो, तभी तुम उसको 2-3 साल तक खींच पाओगे या फिर 2-3 साल तक उसको यूज़ कर पाओगे। तो पीसी बिल्ड करने से पहले आपको क्या टिप्स ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड वीडियो में एंड तक बने रहने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरी सारी वीडियो में बने रहो। एंड अगर आप चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से शॉपिंग कर सकते हो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। कच्छे, बनियान, चड्डी जो मर्जी खरीदो, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। बात करते हैं पीसी बिल्ड से। अब देखो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज़ का पीसी बिल्ड कर रहे हो। तुम स्ट्रीमिंग का पीसी बिल्ड कर रहे हो, तुम गेमिंग का पीसी बिल्ड कर रहे हो, तुम एडिटिंग के लिए स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो, तुम कोई कोडिंग वगैरह करते हो, तुम कोई मे बी 3D रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग वगैरह कुछ भी तुम करते हो, तुम उसके लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। कंपोनेंट्स तो तुम चूज करोगे ना। तो कंपोनेंट चूज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइप को फॉलो मत करो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो Ryzen 7 या Ryzen 9 पे पीसी बिल्ड कर रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको Ryzen 9 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप एक X570 मदरबोर्ड ही लो। ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको X570 का बजट है आपका तो आप एक X570 मदरबोर्ड ले लो, लेकिन X570 मदरबोर्ड में आपको PCI Gen 4 मिल रहा है। अगर आपको PCI Gen 4 का कोई यूज़ है देन वो ओके है, अगर यूज़ नहीं है तो तुम क्यों ले रहे हो उसको। ठीक है, उसके अंदर एडिशनल पंखे आ रहे हैं, एडिशनल कूलिंग आ रही है जो कि नॉइज़ करेगा तुम्हारे लिए, सिस्टम के अंदर नॉइज़ करेगा। अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं चाहिए, तुम एक बारी में लगा के सिस्टम 3 साल तक यूज़ करोगे, तुम अपग्रेड नहीं करने वाले। तुम 2-3 साल के लिए स्टेबल सिस्टम चाहते हो, तुम कुछ भी नहीं बदलने वाले, तो तुम एक B450 टॉमाहॉक, B450 प्रो कार्बन AC ऐसे मदरबोर्ड आते हैं, उनको सस्ते में लो। उनके अंदर तुम्हें पंखा वंखा नहीं मिलेगा चिपसेट का, जो कि नॉइज़ नहीं करेगा। तुम्हें उसके अंदर PCI Gen 4 नहीं होगा, तो यानी मदरबोर्ड सस्ता बैठेगा, जो कि B450 है तो ऑफकोर्स सस्ता बैठेगा। जो लोग अपग्रेड करेंगे अपना पीसी, उनके लिए तो चलो X570 सेंस बनाता है कि उसमें जल्दी बायोस अपडेट आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग अपग्रेड नहीं करने वाले, जो अभी का CPU लेके यूज़ करके 3-4 साल तक भूल जाने वाले हैं, उनके लिए B450 मोर देन इनफ है। ठीक है, सस्ता भी बैठेगा। B450 के अंदर तुम अच्छे अच्छे मदरबोर्ड ले सकते हो जिनके अंदर अच्छे अच्छे VRMs हैं। ठीक है, उनके अंदर तुम M.2 नॉर्मल, तुम PCI 4 वाली M.2 वैसे भी नहीं लेने वाले, PCI 4.0 की M.2 NVMe SSD। ठीक है, और PCI 4 का तुम्हें ऐसा कुछ काम भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इनफ ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट उसके अंदर हैं, रैम स्लॉट 4 इजीली मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा तुमको और क्या चाहिए भाई। ठीक है, तो आज जब तुम 3-4 साल तक अपग्रेड नहीं करने वाले तो तुमको X570 क्या जरूरत है। अच्छी VRM वाला मदरबोर्ड B450 में भी तो मिल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा किस बात का स्पेंड करना है। B450 लेके भूल जाओ, करंट जेन का CPU तो चल रहा है ना। हाँ, अगर तुम अपग्रेड करने वाले हो देन आपको X570 लेना चाहिए। तो वही चीज़ है कि अगर तुम एक हाई एंड CPU ले रहे हो तो इस ट्रेंड में मत जाओ कि मुझे हाई एंड मदरबोर्ड ही लेना पड़ेगा। अपनी नीड्स को समझो कि तुम्हारी नीड्स क्या हैं, क्या तुम करने वाले हो अपने पीसी के साथ। अगर तुम अपग्रेड नहीं करने वाले हो देन एक ठीक है, एक अच्छी VRM वाला मदरबोर्ड देखो। सेम चीज़ है वाईफाई के साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे वाईफाई वाला ही मदरबोर्ड चाहिए। अरे भाई, अगर तुम वाईफाई को यूज़ करने वाले हो देन ही वाईफाई वाला मदरबोर्ड लो। कई लोग डायरेक्टली लैन जो है वो केबल जो है वो पीछे ठूस देंगे अपने सिस्टम के, तुम्हें वाईफाई का ज़रूरत है नहीं। कई लोग जो है वो नॉन वाईफाई वाले मदरबोर्ड और वाईफाई वाले मदरबोर्ड के बीच में तुमने देखा होगा 2-2,500 का डिफरेंस होता है। तो तुम 2-2,500 रुपये वाईफाई में क्यों दे रहे हो सकता है तुम्हारा मात्र 10 MBPS का कनेक्शन हो। ठीक है, घर पे तुम्हारा हो सकता है सिर्फ 10 MBPS का कनेक्शन हो। तुम अमेजोन से 500 रुपये का वो TP लिंक का अडेप्टर आता है, वो यूज़ कर लो। तुम्हारा इतना कोई हाई फाई डुअल बैंड तो वाईफाई घर में है नहीं कि जो 5 GHz एंड 2.4 GHz दोनों पे चलता है। कि जो तुम्हें कि हाई एंड वाईफाई 6 एंड वो सब चाहिए फीचर्स। एक नॉर्मल तुम्हारे 500 रुपये के अडेप्टर से तुम्हारा 10 MBPS का, 25 MBPS का, 50 MBPS का जो भी तुम्हारा नेट है वो चल जाएगा। तो तुम एक्स्ट्रा क्यों स्पेंड कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ भी मायने रखती है। तो प्लीज़ गिमिक्स एंड फीचर्स के बारे में एक बार देख लो कि क्या तुम्हें उन फीचर्स की ज़रूरत है, क्या तुम्हें नहीं है। हाँ, अगर तुम 4 दोस्तों के बीच में चौड़ा होना चाहते हो कि भैया हाँ देखो मेरे पास जो है वो ऐसे फीचर वाला मदरबोर्ड है, एंड तुम उसका एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हो बिना परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ करे, देन तुम्हें उस चीज़ को करना चाहिए। दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है कि पीसी बिल्ड करने से पहले अपना बजट देखो और उसके हिसाब से सबसे पहले जो है वो अपना मॉनिटर सेलेक्ट करो। पीसी बाद में सेलेक्ट करना, पहले मॉनिटर सेलेक्ट करो कि तुम किस रेजोल्यूशन पे गेमिंग खेलने वाले हो। दुनिया में बहुत टाइप के लोग हैं। कोई 1080p 144 हर्ट्ज का मजा लेना चाहता है, कोई 4K 60 FPS का मजा लेना चाहता है, कोई 1440p यानी कि 2K 144 हर्ट्ज का मजा लेना चाहता है। तो तुम्हें पहले मॉनिटर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें किस रेजोल्यूशन पे गेमिंग खेलनी है।
अगर तुम 1080p 144 हर्ट्ज की गेमिंग कर रहे हो तो तुम 10-15 हज़ार का कोई भी एक 1080p 144 हर्ट्ज का मॉनिटर ले सकते हो, या फिर कोई एक हाई एंड 1080p 144 हर्ट्ज मॉनिटर ले सकते हो। अगर तुम्हें 1080p 240 हर्ट्ज चाहिए तो तुम वो सेलेक्ट कर सकते हो, पर वो बहुत महंगे आते हैं। पर 1080p जब तुम 144 हर्ट्ज की तरफ जा रहे हो तो तुम 1650 तुम्हारा 1660 Ti ये मिड रेंज के ग्राफिक्स कार्ड से तुम्हारे लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। तुम चाहो तो 20 सीरीज की तरफ भी जा सकते हो। अगर तुम 2K पे जा रहे हो तो देन तुम्हें ऑफ कोर्स 2070 सुपर 5700 XT इस टाइप के ग्राफिक्स कार्ड लेने पड़ेंगे। अगर तुम 4K की तरफ जा रहे हो देन तुम्हारे पास दो ही चॉइसेस हैं, कि वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर तुम 4K के लिए जा रहे हो तो 2080 Ti ही लो बस, उसके अलावा और कोई चॉइस है नहीं। फ्यूचर में अगर एनवीडिया किलर या फिर बिग नावी आता है देन वो, बाकी तो उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तुम 2080 की तरफ जा सकते हो, बट मैं 2080 Ti ही रिकमेंड करूँगा। तो प्लीज़ पहले मॉनिटर सेलेक्ट करो अपना कि तुम्हें किस रेजोल्यूशन पे गेमिंग खेलनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मान लो 1.5 लाख का 2 लाख का पीसी बिल्ड कर लेंगे एंड एक सस्ता सा मॉनिटर यूज़ करते हैं। उनको पता ही नहीं होता, मतलब उनका एक डिसेंट सा 1080p मॉनिटर होता है एंड पीसी होता है 4K केपेबल। सो आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको किन गेम्स में किस FPS पे आपको किस रेजोल्यूशन पे आपको गेमिंग करनी है। अगर तुम 4K यानी कि हाई ग्राफिक्स, मतलब तुम खूबसूरती के फैन हो, तुम GTA, तुम शैडो ऑफ द टूम रेडर, तुम कुछ मेट्रो एक्सोडस फॉर एग्जांपल, तुम ऐसे गेम्स खेलते हो जिनमें अच्छा सीनरी है, अच्छी रेड डेड रिडेम्पशन 2 तुम खेल रहे हो जिसके अंदर विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, तुम उनके विजुअल्स को एंजॉय करके खेलना चाहते हो, तुम स्टोरी मोड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, तुम स्टोरी मोड में ज़्यादा खेलते हो, ठीक है, स्टोरी का मजा लेते हुए, ग्राफिक्स का मजा लेते हुए, तुम इस टाइप के गेमर हो, देन मैं रिकमेंड करूँगा तुम हाई रेजोल्यूशन लो रिफ्रेश रेट की तरफ जाओ। लाइक मान लो 4K 60 FPS पे तुम जा सकते हो, या 2K पे तुम लोग खेलो। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव गेमर हो, तुम मल्टीप्लेयर खेलते हो, तुम्हें CS चाहिए, तुमको रॉकेट लीग हो गया, तुम्हारा ओवरवॉच हो गया, तुम्हारा जितने भी मल्टीप्लेयर गेम्स है, PUBG हो गया, फोर्टनाइट हो गया, जहाँ पे तुम्हें हाई रिफ्रेश रेट का बेनिफिट होता है, वहाँ पे तुम 1080p 144 हर्ट्ज, 1080p 240 हर्ट्ज, 1440p 144 हर्ट्ज इस टाइप के रेजोल्यूशंस की तरफ तुम्हें जाना चाहिए। ये मैं रिकमेंड करूंगा ना। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, देखो जब हम लोग पीसी बिल्ड करते हैं तो पीसी बिल्ड में हम लोग चूज करते हैं कैबिनेट ना। बहुत सारे ऐसे कैबिनेट्स होते हैं जो जिनका एयर फ्लो अच्छा होता है, जिनकी प्राइस अच्छी होती है, लेकिन उसमें ना इंक्लूडेड फैंस में एक या दो ही इंक्लूडेड फैंस रहते हैं स्टार्टिंग में। एंड हम लोग यानी कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स और भी जो यूट्यूबर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि ये वाला कैबिनेट ले लो, ठीक है। अब लोग वो कैबिनेट ले लेते हैं लेकिन उसके अंदर है सिर्फ 2 इंक्लूडेड फैंस या 1 इंक्लूडेड फैन। कैबिनेट वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब तक तुम उसके अंदर फैन नहीं लगाओगे वो कैबिनेट अपनी पूरी परफॉर्मेंस तुम्हें नहीं देगा, मतलब कि एयर फ्लो वाली परफॉर्मेंस। तो तुम्हारा अगर स्टॉक कूलर पे है अंदर, ठीक है, मान लो तुम स्टॉक कूलर पे राइजन का CPU यूज़ कर रहे हो या इंटेल का CPU यूज़ कर रहे हो, अब जो तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड है वो हीट निकालेगा। ग्राफिक्स कार्ड हीट निकालेगा तो हीट कहाँ जाएगी? ग्राफिक्स कार्ड तो कैबिनेट के अंदर ही हीट निकालेगा। एंड जो तुम्हारा स्टॉक कूलर है वो उसी गर्म हवा को, ग्राफिक कार्ड से आई हुई गर्म हवा से अपने आप को ठंडा करेगा। तो ऑफकोर्स CPU के टेम्परेचर्स राइज होंगे। तो तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि फ्रंट से या फिर कहीं से नीचे से या फ्रंट से जो है वो ठंडी हवा आए, ग्राफिक्स कार्ड की जो है वो गर्म हवा जो है वो बाहर जाए, ठीक है, ताकि तुम्हारे CPU को भी फ्रंट से आई हुई ठंडी हवा मिले एंड तुम्हारा सिस्टम ओवरऑल कूल रन करे। मैं वैसे तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ वही कैबिनेट जिनके अंदर प्री इंक्लूडेड फैंस हों। जैसे लाइक मैं ज़्यादातर तुमने देखा होगा मैं कॉर्सर का स्पेक डेल्टा रिकमेंड करता रहता हूँ क्योंकि उसके अंदर पहले से पंखे इंक्लूडेड आते हैं। बट कई बार अगर मेरे से भी ये मिस्टेक हो जाती है कि मैं भी जो है वो ऐसे कैबिनेट्स रिकमेंड कर देता हूँ जिनके अंदर इंक्लूडेड फैंस नहीं आते, तो आपका ये काम बनता है कि आप उसके अंदर फैंस इंक्लूड करो। भले ही तुम RGB फैंस इंक्लूड मत करो, तुम सस्ते सस्ता 250 रुपये का पंखा लगा लो उसके अंदर, कुछ नहीं से कुछ सही। बिना फैन से अच्छा है कि कम से कम तुम एक पंखा लगा लो, भले वो 250-200 रुपये का हो, ठीक है, भले वो ब्लैक हो, RGB ना हो, पर एटलीस्ट इंक्लूड करो फैंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है अगर तुम अपना सिस्टम रन कर रहे हो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके टेम्परेचर्स बहुत हाई जा रहे हैं सिस्टम में और वो बोल रहे हैं कि भाई क्या ये टेम्परेचर सेफ है। मैंने लाइव स्ट्रीम में ऐसे कमेंट्स पढ़े, मैंने अपने ग्रुप में ऐसे कमेंट्स पढ़े। एक और चीज़ मैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ रिकमेंड बता देता हूँ आपको, वो ये है कि प्लीज़ जब भी मदरबोर्ड चूज़ करो, मदरबोर्ड फीचर्स के हिसाब से तुम चूज़ कर ही रहे हो। आजकल के मदरबोर्ड में सारे फीचर्स मिल ही जाते हैं। मेन जो चीज़ लोग कभी ध्यान नहीं देते वो है VRM। प्लीज़ VRM पे ध्यान दो। VRM मदरबोर्ड की अच्छी होनी चाहिए, केपेबल होनी चाहिए। मदरबोर्ड की जब तक तुम्हारी VRM अच्छी नहीं है, भले तुम ओवरक्लॉक मत करो, तुम ओवरक्लॉक ना करो, लेकिन तुम्हारा CPU कुछ ना कुछ तो पावर ड्रॉ करेगा जब तुम वीडियो एडिटिंग करोगे, तुम रेंडरिंग करोगे, जब तुम गेम खेल रहे होंगे या फिर जब तुम मे बी स्ट्रीमिंग में CPU एनकोडिंग यूज़ कर रहे होंगे। जो भी तुम काम करोगे CPU से, ठीक है, तुम कुछ भी काम करो, जब CPU यूज़ हो रहा होगा तो पावर कहाँ से लेगा? CPU पावर तुम्हारी VRM से ही लेगा ना। तो ओवरक्लॉकिंग भी अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा CPU कुछ अमाउंट ऑफ पावर तो ले रहा है जब तक तुम्हारी VRM अच्छी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी VRM अच्छी हो लेकिन VRM की हीट सिंक अच्छी ना हो, ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो प्लीज़ अच्छे वीआरएम की तरफ जाओ। मदरबोर्ड की जब बात आती है तो प्लीज़ वीआरएम को कंसीडर करो। बिना वीआरएम के मैंने देखा बहुत सारे लोग B450 ऑरस प्रो वाईफाई वाला मदरबोर्ड लेके बैठे हुए हैं। क्यों लिया हुआ है मदरबोर्ड वो मुझे नहीं पता। मैं तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कितनी बार कि वो मदरबोर्ड मत लो मत लो मत लो। लेकिन वो ऑरस प्रो वाईफाई पता नहीं क्या क्या नाम है उस मदरबोर्ड का, B450 ऑरस इलीट है आई थिंक उसका नाम। जो भी मदरबोर्ड है घटिया मदरबोर्ड है और पता नहीं लोग उसको क्यों बाय कर रहे हैं। सबसे घटिया मदरबोर्ड है, सबसे घटिया वीआरएम तुम्हें उसके अंदर मिल सकती है। तो प्लीज़ वीआरएम को कंसीडर करो। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे वो है कि ब्रांड। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रांड में कि भाई मुझे जो है वो जोटैक का भी ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, इनो 3D का भी मिल रहा है, या जोटैक का भी मिल रहा है, असूस का भी मिल रहा है, कौन सा बाय करूँ? क्योंकि दोनों अच्छे हैं, दोनों की कूलिंग जो है वो हो सकता है लगभग सेम हो, दोनों लुक्स में अच्छे दिख रहे हों और दोनों की प्राइस क्या पता तुम्हें सेम मिल रही है। तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें दो पीसी कंपोनेंट्स अलग अलग ब्रांड के मिल जाते हैं एंड तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सा लूँ, इस ब्रांड का लूँ या इस ब्रांड का लूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि लोग बोल रहे हैं भाई इनो 3D का लूँ, भाई गैलेक्स का लूँ, भाई जोटैक का लूँ, सब सेम प्राइस पे मिल रहे हैं, कौन सा लूँ, या फिर 100-200 रुपये का डिफरेंस है, कौन सा लूँ। ठीक है, तो अगर पहली बात तो तुमको अगर किसी ब्रांड के बीच में कंपैरिजन करना है, अगर तुम ब्रांड बाइज नहीं हो, मतलब तुम्हें अगर किसी ब्रांड की स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पसंद, मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि मेरे को तो असूस का ही चाहिए, मुझे तो MSI का ही चाहिए, मुझे तो गीगाबाइट का ही चाहिए। अगर तुम उन लोगों में से नहीं हो तो पहले तो परफॉर्मेंस देखो कि कौन सा कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, अगर वो मदरबोर्ड है तो उसकी VRM कैसी है, ग्राफिक कार्ड है तो उसकी कूलिंग एंड पावर डिलीवरी कैसी है उसकी भी। ठीक है, उसके लुक्स अगर तुम्हें देखने हैं तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर सब कुछ सेम है, कूलिंग परफॉर्मेंस सेम है, सब कुछ सेम है और प्राइस भी सेम है, देन प्लीज़ सबसे पहला काम ये करो कि जो जो ब्रांड के तुम सामान ले रहे हो उनकी सर्विस सेंटर का पता करो, क्या वो तुम्हारी सिटी में है। भले ही वो 500 रुपये महंगा हो, तुमसे 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाए, लेकिन अगर उसका सर्विस सेंटर तुम्हारी सिटी में है तो उसको बाय करो। क्योंकि खुदा ना खासा तुम्हारा कहीं कल के दिन कुछ कंपोनेंट डैमेज हो गया तो तुम दूसरी सिटी में तो जाओगे नहीं ना अपना रिप्लेस या रिपेयर करवाने। अगर तुमने 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए किसी कंपोनेंट के लेकिन उसका सर्विस सेंटर तुम्हारी सिटी में है तो तुम्हारे लिए वो कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ उसके बाद चेक करा करो जब भी कुछ ऐसे सिनेरियोज में फंसते हो कि क्या तुम्हारा इन ब्रांड्स का सर्विस सेंटर तुम्हारी सिटी में है या तुम्हारे ऐसी जगह पे है जहाँ तुम जा सको। ठीक है, ये चीज़ जो है वो चेकआउट प्लीज़ कर लेना जब भी तुम इन चीज़ों को बाय कर रहे हो ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पीसी बिल्ड करते हुए कि हर बार जब तुम्हें हाई एंड पीसी बिल्ड करते हो तो तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हाई एंड CPU ही चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम अपने बिल्ड में 5700 XT या 2070 सुपर जैसा एक थोड़ा बहुत महंगा ग्राफिक कार्ड, बोलूँगा वैसे, मतलब एकदम महंगे नहीं है क्योंकि इनसे महंगे भी ग्राफिक कार्ड आते हैं, बट मिड रेंज के ग्राफिक्स कार्ड मैं बोलूँगा, मतलब थोड़ा मिड रेंज से अपर मिड रेंज के। तो अपर मिड रेंज के अगर तुम ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो लाइक 5700 XT, 2070 सुपर, 2070 इस टाइप के, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें i7 ही लेना है या फिर तुम्हें Ryzen 7 ही लेना है। अगर तुमने प्लान बनाया हुआ है, जैसे मैंने तुम्हें इससे पहले क्या टिप दी थी कि पहले मॉनिटर चूज़ करो। फॉर एग्जांपल तुमने मॉनिटर चूज़ करा है एक, तुम्हें 2K पे गेमिंग करनी है 1440p पे। ठीक है, अब तुम 2K पे गेमिंग कर रहे हो, ठीक है, या तुम फॉर एग्जांपल तुमने 2080 Ti लिया है, फॉर एग्जांपल तुमने 2080 लिया है, तुम 4K पे गेमिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो तुम जब 4K पे गेमिंग कर रहे हो तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुम्हें Ryzen 7 ही लेना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें Ryzen 9 ही लेना है या i9 लेना है, तुम Ryzen 5 लेके काम चला सकते हो अगर तुम हाई रेजोल्यूशन पे गेमिंग खेल रहे हो, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन पे तुम्हारा CPU लोड बिल्कुल कम होता है। हाई रेजोल्यूशन पे तुम्हारे CPU को कम काम करना पड़ता है। अगर तुम 1080p 144 हर्ट्ज या फिर 1080p 240 हर्ट्ज की गेमिंग करना चाहते हो देन तुमको एक i9 या Ryzen 9 जैसा CPU चाहिए। ठीक है, विद 2080 Ti। लेकिन अगर तुम 4K 60 FPS, तुम 2K पे गेमिंग कर रहे हो, देन तुम्हारे लिए एक Ryzen 5 भी अगर तुम लेते हो 3600, वो मोर देन इनफ है। तुम 2070 के साथ पेयर करो, तुम उसको 5700 XT के साथ पेयर करो, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इन टिप्स को ध्यान में रखो कि तुम्हें हर बार हाई एंड चीज़ें ही नहीं चाहिए कि अगर तुम महंगा ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो तुम्हें महंगा ही CPU लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी ज़रूरतों को समझो कि क्या तुम किस सेटिंग्स पे गेम खेलने वाले हो, तुम किन चीज़ों पे काम करने वाले हो, तुम्हें ज़रूरत ज़्यादा किसकी है। तुम एडिटिंग करोगे तो देन हाई कोर काउंट वाला CPU लो, अच्छा GPU लो जो GPU एनकोडिंग तुम्हें हेल्प करे। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक सबसे महंगा ही मदरबोर्ड चाहिए। ऐसा मदरबोर्ड लो जो तुम्हारे CPU की करंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, जिसकी VRM थ्रॉटल ना हो, जो कि अच्छा लॉन्ग टर्म तुम्हें परफॉर्मेंस दे, तुम्हारी VRMs वगैरह जो है वो थ्रॉटल ना होने दे, तुम्हें VRM के टेम्परेचर्स कूल रखे, ऐसा मदरबोर्ड चूज़ करो। अगर तुम अपग्रेड करने वाले हो तो ऐसे कंपोनेंट्स लो जो कि तुम अपग्रेड करोगे या फिर जो कि मोस्ट अपग्रेड पाथ तुम्हें प्रोवाइड करें। ऐसा मदरबोर्ड लो जो तुम्हें अच्छा अपग्रेड पाथ प्रोवाइड करे, जिसकी VRM कैपेबल हो, ताकि फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर एक Ryzen 9 लेना है फ्यूचर में, अभी तुमने Ryzen 5 ले रखा है तो फ्यूचर में Ryzen 9 लेना है, तुम ऐसा मदरबोर्ड लो जिसकी VRM Ryzen 9 को चलाने के कैपेबल हो। ठीक है, क्योंकि तुम फ्यूचर में Ryzen 9 लगाओगे।
तो उन चीज़ों में चीप आउट मत करो। ये कुछ टिप्स हैं जो तुमको फॉलो करनी चाहिए अगर तुम एक पीसी बिल्ड कर रहे हो। तो उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो इसको लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।